नमस्कार, बतावे स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत। नए साल में राजनीति की गलियों में सबसे ज्यादा चर्चा गठबंधनों को लेकर है, और हो भी क्यों ना। इस साल अप्रैल मई में आम चुनाव होने हैं और सभी पार्टियां जुगाड़ में हैं कि लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सीटों का हिसाब बन जाए। मायावती और अखिलेश यादव ने खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लिया। उधर दिल्ली में कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन के कयास लग रहे हैं, तो कर्नाटक में जेडीएस अब कांग्रेस को आंख दिखा रही है, और महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना का झगड़ा लगातार जारी है। रिपोर्ट आप देखिए। ये तस्वीर पिछले महीने की है, जब बीजेपी, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच बिहार में सीटों के बंटवारे पर मुहर लगी। आने वाले आम चुनाव के लिए पहला करार रहा। अब शुक्रवार को दिल्ली में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की मुलाकात हुई। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे नए साल की शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक करीब घंटे भर चली इस मुलाकात में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय हुआ। दिल्ली में मायावती के घर पर हुई इस मुलाकात में दोनों पार्टियों ने 37 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया, जबकि 6 सीटें गठबंधन में शामिल होने वाली और पार्टियों के लिए छोड़ी गयी। फिलहाल लोकसभा में समाजवादी पार्टी के 7 सांसद हैं। 2014 में हुए चुनाव में पार्टी 31 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही। बीएसपी का लोकसभा में कोई सांसद नहीं, लेकिन 2014 में 34 सीटों पर वो दूसरे स्थान पर रही थी। साथ ही ये सहमति भी बनी कि अमेठी और रायबरेली से कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया जाएगा। अमेठी से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सांसद हैं और रायबरेली से यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी। 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस यूपी से सिर्फ 2 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। उधर बीजेपी के लिए भी उत्तर प्रदेश में राह मुश्किल हो सकती है। बिहार में पासवान की तर्ज पर अपना दल ने बीजेपी की बाह मरोड़नी शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश से बाहर की स्थिति पर नजर डालें तो दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर करार होने के कयास लगाए जा रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक एचएस फुल्का और दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन के इस्तीफे के बाद इस बात की चर्चा और तेज हो गई। हालांकि खबरें ये भी हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती। उधर महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना में लगातार खटपट चल रही है। बीजेपी शिवसेना को मनाने में जुटी है, लेकिन अध्यक्ष अमित शाह अपने कार्यकर्ताओं से अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को कह चुके हैं। शिवसेना का कहना है कि गठबंधन तभी संभव होगा जब ये विधानसभा चुनाव के लिए भी हो। सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन को शिवसेना तैयार नहीं। 2014 में लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को 22 और शिवसेना को 18 सीटें मिली थी। उधर कर्नाटक में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस ने सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर कड़ा रुख अख्तियार किया। जेडीएस ने लोकसभा चुनाव के लिए इतनी ज्यादा सीटें मांग ली कि कांग्रेस पार्टी को उसे देना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। जेडीएस ने 12 सीटों की मांग रखी है और कहा कि इससे कम सीटें मिलने पर वो अकेले चुनाव लड़ेगी। 5 राज्यों में चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी के तेवर ढीले हुए तो कांग्रेस उत्साहित है, लेकिन गठबंधन की राह में सभी पार्टियों के लिए अभी कई रोड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और इस पर चर्चा के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका परिचय अवसर कराते हैं। हमारे साथ दिनेश सिंह जुड़ चुके हैं, अब नेता हैं बीजेपी से। हमारे साथ अनुज जात्रे हैं, नेता हैं कांग्रेस से। हमारे साथ गोविंद राजू जुड़ चुके हैं, सलाहकार संपादक एपीएन। कुछ ही वक्त में हमारे साथ मनोज यादव होंगे, नेता रहेंगे समाजवादी पार्टी से। अभय कुमार सिंह हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं पीएसपीएल से। और हमारे साथ जावेद अहमद है, प्रवक्ता हैं आरएलडी से। बहुत स्वागत सभी लोगों का। शुरुआत अनुज जात्रे आपसे कि कांग्रेस का वो हाल हो रहा है कि ना खुदा मिला न विसाले सनम, न इधर के न उधर के। गठबंधन से बाहर जा नहीं सकते, गठबंधन में रहेंगे तो 2 सीटें। ये तो मुझे लगता है आपने शायद गलत दल के ऊपर गलत मिसाल पेश कर दी है। ऐसा नहीं है, कांग्रेस एक मजबूत दल है और हम लोग अपने ही बलबूते पर जो है सब जगह चुनाव लड़ने में सक्षम है। हमारा जिले से लेकर के, ब्लॉक से लेकर के और हर बूथ तक कांग्रेस पार्टी का संगठन मौजूद है। वो अलग बात है कि वर्तमान परिस्थितियों में, क्योंकि थोड़ा मौजूदा दौर, अब गठबंधन का दौर एक चल रहा है देश में और जनता की मांग है। जनता इस समय कहीं ना कहीं स्थानीय दलों को भी थोड़ा सा महत्व देती है और हमने देखा है कि किस प्रकार से क्षेत्रीय दलों की भी कहीं ना कहीं ताकत बढ़ रही है। उस आधार पर हमारी कोशिश ये रहती है कि जहां पर ये जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बताइए सर, अगर सपा बसपा 37 सीटों पर लड़ते हैं तो 6 सीटें बचती हैं। उसमें आरएलडी भी है, उसमें अलग चीजें भी हैं, और एक कहा जा रहा है कि अमेठी और रायबरेली से कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया जाएगा। यानी 2 सीटें तो कांग्रेस की कंफर्म है अगर गठबंधन में आते हैं तो। नहीं, देखिए निश्चित तौर पे इस प्रकार के किसी गठबंधन में कांग्रेस शामिल नहीं होगी, आपको पहले ही स्पष्ट कर दूं मैं। और ये अभी तो कयास लगाए जा रहे हैं, ठीक है। इनकी गठबंधन से बाहर रह के लड़ेंगे तो उपचुनाव में नतीजा देख चुके हैं ना आप।
फूलपुर गोरखपुर में जमानत जब्त हुई थी आपकी। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। जमानत जब्त किसी एक आध सीट को लेकर के आपने निश्चित तौर पे ठीक कह रहे हैं, पर आप उसको लेकर के ऑन द होल पूरे प्रदेश को नहीं ले सकते। आपको याद होगा कि इसी 2014 से जो 5 वर्ष पूर्व चुनाव हुए थे, तब भी हम अकेले लड़े थे और उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको 22 सीटों में विजयी बनाया था। तो ये तो जनता का मिजाज है, जनता का रुख है, और जनता ने अपना मिजाज, अब देश के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जनता ने अपना मिजाज बदल दिया है। अभी देखा होगा आपने, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, 5 प्रदेशों के चुनाव आए के नतीजे आए हैं। 3 प्रदेशों में जनता ने कांग्रेस को विजयी बनाया है। ऐसे प्रदेशों में विजय बनाया जहां से 15-15 साल से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते सर, मध्य प्रदेश राजस्थान की विजय को आप अकूत विजय नहीं कहेंगे? नहीं देखिए, अकूत विजय और प्रचंड बहुमत की स्पष्ट नहीं होता। मुद्दा यह है कि जनता किसकी सरकार चाहती है। देखिए, वो चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे उनके भी कैंडिडेट जीतेंगे। जहां 15-15 साल से वो रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, तो उनके भी जीतेंगे। और वो अगर, लेकिन सरकार जनता ने हमारी बनवा करके दी, और सरकार बहुत महत्वपूर्ण होती है। और देखिए, हम ये नहीं कहते 2-4 सीट ऊपर 2-4 सीट नीचे, उसका महत्व नहीं होता, लेकिन महत्व ये होता है कि जनता भी ये चाहती है कि विधानसभा चुनाव से अभी तक क्या बदला है, ये भी हम जानेंगे। लेकिन मैं जानना चाहूंगा आपसे दिनेश सिंह कि ये जो एक जोड़ सामने आया है समाजवादी पार्टी और बीएसपी का, इस जोड़ का तोड़ है बीजेपी के पास? इस जोड़ का तोड़ है भारतीय जनता पार्टी के पास। असल में क्या है, इनके पास नहीं तोड़ है भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि अगर इनके पास तोड़ होता तो ये पार्टियां पहली चीज तो सामूहिक रूप से चुनाव लड़ने के लिए ना थी। पहली बात तो सिद्ध है, किसी में इतना नैतिक साहस नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का मुकाबला वो अकेले कर सके। नंबर 1 चीज, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी विकास के इतने काम किए हैं कि विकास के मुद्दे पर आ ही नहीं सकते हैं। कैसे जितने ये गठबंधन करने वाले लोग हैं, इनकी स्थिति देखिए, जिनको जनता ने नकार दिया था। आज मायावती गठबंधन कर रही है उत्तर प्रदेश में, किसके साथ? समाजवादी पार्टी के साथ। पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में 14 में मायावती की क्या स्थिति हुई थी? 0/0 नहीं कहेंगे, 0/80 कहेंगे, कि मतलब 0 सीट इनको मिली थी। आज वो जो है गठबंधन कर रही समाजवादी पार्टी से, और समाजवादी पार्टी को उस समय कितनी सीटें मिली थी? उनका सिर्फ परिवार जीता था, बाकी कोई नहीं जीता था। लेकिन अब ये देखिए, जब तक अलग अलग थे तब तक ठीक था, लेकिन जैसे ही साथ आए तो उपचुनाव में आपको मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों की सीटें गंवानी पड़ी थी। नहीं, उसका कारण ये नहीं है, उसके कारण दूसरे हैं। देखिए, उसके कारण जब आप जाएंगे उपचुनाव में तो उसके बहुत सारे कारण हैं कि क्यों गंवानी पड़ी। वो एक विस्तार से चर्चा का विषय है। हाँ। उस पर हम लोगों ने बैठकर बैटिंग की है और कारणों को हमने ढूंढा है, उसके निराकरण के लिए हम आगे उस पर काम कर रहे हैं। तीसरी चीज है कि ये लोग प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। एक चीज मुझे बता दीजिए कि 37 सीटों पर चुनाव लड़के मायावती क्या इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी? जब 37 सीट पर चुनाव लड़ना है, जब समाजवादी पार्टी को 37 सीट पर चुनाव लड़ना है। उदाहरण देखा हम लोगों ने, जहां पर सिर्फ एक विधायक के साथ मुख्यमंत्री बन जाते हैं। बिल्कुल 37 सीटों के साथ प्रधानमंत्री का सपना कोई अनूठा सपना नहीं है। कैसे बनेंगे? उसमें जीतेंगे कितनी? आप 37 पे लड़ रहे हैं, जीतेंगे कितनी? और दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी भी कहते हैं कि नहीं हम प्रधानमंत्री बनेंगे। उनको यहाँ पूछ भी नहीं रहे हैं। उनको तो घेलवा एक शब्द होता है हमारे उत्तर प्रदेश में। घेलवे के तौर पर उनको 2 सीटें छोड़ी जा रही हैं कि अगर जरूरत होगी तो उन 20 सीटों पर वो 2 सीटों पर कांग्रेस संतुष्ट हमारे पास तोड़ क्या है, ये भी हम जान लेंगे। आपने कहा मेरे पास तोड़ क्या है। बिल्कुल, इस मुद्दे पर आइए। 2 चीजें हैं कि जब पहलवान अलग अलग होके लड़ता है तो हमारी दिशा भी दोनों तरफ डाइवर्ट होती है, हमारी फोर्स भी बटी हुई होती है। आज तो ठीक है कि सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पे होंगे तो एक ईमानदार प्रधानमंत्री को लड़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और 2014 में भी यही कह रहे थे। ठीक है सर, हम वो भी बात करेंगे। हम बात करेंगे महाराष्ट्र की भी, जो आपके साथी दल है वो किस तरीके से अलग छिटक रहे हैं, ये भी बात करेंगे। मैं जानना चाहूंगा जावेद अहमद आपसे कि कांग्रेस से कुछ बहुत ज्यादा इतर आरएलडी की हालत भी नहीं है। आप भी बड़ी उम्मीद में थे कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन होता है तो मजबूत जगह मिलेगी, लेकिन आसार यह है कि 2 या 3 सीटों से ज्यादा मिलने के आसार नहीं है आपको। नहीं अनंत जी, सीटें बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ। देश जिस स्थिति में पिछले 4.5 वर्षों में मोदी जी ने पहुंचा दिया, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पहुंचा दिया है, हाँ। उसके लिए सीटें महत्वपूर्ण नहीं है। जावेद अहमद, सीटें होंगी, पार्टी बचेंगी, तब तो पार्टी देश के बारे में चिंता करेगी। नहीं, पार्टी क्यों नहीं बचेगी? देश बचेगा, पार्टी बचेगी। क्या देश को इन्होंने तोड़ने का प्रयास किया, सामाजिक ढांचे को तहस नहस करने का प्रयास किया, आम आदमी की अनदेखी करने का पूरा काम जिस सरकार ने किया, उसके बाद भी क्या देश नहीं चल रहा है? देश चल रहा है, देश के लोगों की इच्छा शक्ति पर चल रहा है, मोदी जी की इच्छा शक्ति पर नहीं चल रहा है। हमारे गठबंधन की बात होती है, हम लोगों के सीटों की बात होती है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनौती का सामना कर जावेद अहमद, आप मुझे ये बताइए कि 37 सीटें, कल हुई मीटिंग में सूत्रों के अनुसार खबरें ये हैं कि 37 सीटें रहेंगी बसपा के पास, 37 सीटें रहेंगी
समाजवादी पार्टी के पास। ओम प्रकाश राजभर को भी साथ लाने की कोशिशें हैं, हो सकता है उनके लिए भी कुछ सीटें दी जाएं। 2 सीटें पहले अलॉट कर दी गई हैं कांग्रेस के लिए, जहां पर कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया जाएगा, तो आपके लिए भी 1 या 2 सीटें ही बचती हैं। पर कोई देखिए, जो भी बचती हैं उसमें वो सीटें हम कहां लड़ेंगे, कौन सी लड़ेंगे, ये अभी अधिकृत घोषणा होने दीजिए। और हमारी स्थिति बहुत सम्मानजनक रहने वाली है गठबंधन में। मथुरा बागपत के अलावा कोई तीसरी सीट के लिए आपसे जिक्र नहीं होगा। वो ये आपके सूत्र कह रहे हैं, आप बागपत अजीत सिंह की परंपरागत सीट रही है, मथुरा से जयंत सिंह बार जीत चुके हैं। इसमें आप फ्रैक्चर मत तलाश करिए, आप फ्रैक्चर तलाश करिए भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में। शिवसेना को छोड़कर वैचारिक आधार पर उसके निकट का एक भी दल नहीं है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकने पड़े। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर बाकी जगहों पर बीजेपी की हार होती है तो आरएलडी क्यों चेस्ट थम्पिंग कर रही है, ये समझ से बाहर है। आरएलडी पहले अपनी चिंता करे, मैं वापस लौटूंगा आपके पास, लेकिन पहले समाजवादी पार्टी से जान लेते हैं कि ऐसे हालात क्यों बनाए जा रहे हैं। मनोज यादव, कांग्रेस की इतनी दुर्दशा क्यों कर रहे हैं आप? खाली 2 सीटें, एक राष्ट्रीय पार्टी आपके साथ विधानसभा चुनाव साथ में लड़ चुकी है, अब लोकसभा चुनाव की बात आती है तो खाली 2 सीटें देंगे आप उनको? नहीं, ये निश्चित रूप से एक बात, ये सवाल अच्छा है आपका, उस पर जरूर टिप्पणी करूंगा। कांग्रेस की दुर्दशा करने वाले हम कौन होते हैं? कांग्रेस अपने आप में राष्ट्रीय दल है और उसका अपना अस्तित्व है और शानदार प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश में शानदार प्रदर्शन किया है, छत्तीसगढ़ में शानदार प्रदर्शन, राजस्थान में, तो 3 राज्यों में जो हिंदी बेल्ट के महत्वपूर्ण राज्य उनमें कर ही लिया है प्रदर्शन। और मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस को किसी की जरूरत है, कांग्रेस अकेले लड़ने में सक्षम है और लड़ भी सकती है। लेकिन चूंकि तो क्या आधिकारिक तौर पर मनोज यादव हम मान लें कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में तो कम से कम गठबंधन से बाहर है, शर्म लिहाज से आप 2 सीटें छोड़ रहे हैं जहां पर उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे, वो शायद इसलिए कि चुनाव के नतीजे आने के बाद शायद आपको सहायता की जरूरत हो, तो उस वक्त आप दलील दे दें कि आपके लिए 2 सीटें छोड़ी थी हम लोगों ने। देखिए, हम किसी शर्म और लिहाज से इस तरह की बातें नहीं करते हैं। हमें एक बात याद है, हमने 10 साल बहुत मतलब देश के लिए और अब उस विचारधारा के लिए लगातार यूपीए का समर्थन किया। जब सरकार गिरने वाली थी दूसरे टर्म में यूपीए की, तब भी हमने लगातार उन्हें समर्थन देके किस तरह बचाने का काम किया, इसमें किसी तरीके की कोई संशय नहीं। हाँ, राजनीतिक शुचिता भी कुछ होती है, राजनीतिक नेताओं में वो सीनियर लीडर्स का कुछ सम्मान भी होता है, उसमें भी एक है। और दूसरा वो जेपी जी का और तमाम सारे नेताओं का जिस तरीके से किस नेता को किस तरह हराया गया, रायबरेली में किसने किसको हराया, वो भी सारी चीजें, इतिहास किसी बात को ढक नहीं सकता है, वो अलग बात है। लेकिन आज की परिप्रेक्ष्य में ये बात सत्य है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरएलडी और कुछ और क्षेत्रीय और छोटे राजनीतिक दलों से बात है और उसी बात के आधार पर उत्तर प्रदेश। ठीक है मनोज यादव, मैं वापस आऊंगा आपके पास, लेकिन अनुज यात्रे, अब ये मान लेंगे कांग्रेस उत्तर प्रदेश में तो कम से कम अपने बूते आएगी लोकसभा चुनाव में। देखिए, पहले तो अभी मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी ये तमाम तरह के जो कयास लगाए जा रहे हैं, जब तक कोई चीज, किसी भी दल का भी कोई चीज स्पष्ट नहीं आती, उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। टिप्पणी करनी होगी सर, वो इसलिए क्योंकि सूत्र हमारे आप ही जैसे बंधुओं से आते हैं। जब विधानसभा चुनाव था तो आप लोग नारे लगाए थे 27 था यूपी बेहाल, उसी वक्त भी एपी ने कहा था और इसी मंच पर डिस्कशन भी हुआ था कि आने वाले कुछ दिनों में सपा और कांग्रेस एक साथ आ सकते हैं, हुआ वही है। नहीं, देखिए, सूत्र कई बार सूत्र ठीक भी होते हैं और कई बार सूत्रों के आधार पर और जो हकीकत वास्तविकता होती है वो इतर भी आ जाती है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपको पहले भी स्पष्ट किया, किसका किससे गठबंधन होता है, कौन किससे क्या होती है, ये सब एक आपसी विचार का और तालमेल की बात होती है। कई बार लोगों का आपस में, पार्टियों का जो है नहीं तालमेल बैठ पाता, क्योंकि अपना अपना सबकी उसमें अपना क्लेम होता है, अपना अपना दावा होता है कि यहाँ से हम लड़ेंगे, यहाँ से हम लड़ेंगे, नहीं मिल पाता तो स्वतंत्र है, सब राजनीतिक स्वतंत्र है। सीधा सवाल पूछता हूं आपस में लड़े हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोग मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में सिर्फ अमेठी, रायबरेली में लड़ने के लिए तैयार है, या कुल 80 सीटें चाहिए आपको? गठबंधन में आएंगे या अकेले लड़ेंगे? देखिए, फिलहाल अभी तो कोई गठबंधन की बात चल रही है, किसी के भी गठबंधन का भी कोई तय नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी इतना शोर मचा रही है, हम इनसे पूछते हैं अपना बताइए ना, आप गठबंधन में रहेंगे कि अकेले लड़ेंगे? बिहार को लेकर के कहीं का इनका गठबंधन जाते हैं, गठबंधन में कि अकेले? जो इन्होंने बिहार में भी गठबंधन किया, किस प्रकार से गठबंधन में लड़ेंगे कि अकेले लड़ेंगे? आज इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही, जितनी सीटों पर ये जीते हैं कि वहां से कैंडिडेट अपने लड़ा है, जीते हुए कैंडिडेट अपनी सीट से पूछी जा रही है। आप चिंता कर रहे हैं बीजेपी की चिंता के लिए दिनेश सिंह है हमारे पास, उनसे जान लेंगे। आप बता दीजिए ना कि आप गठबंधन में आएंगे कि अकेले आएंगे उत्तर प्रदेश में? देखिए, अभी ये शीर्ष नेतृत्व की तमाम दलों के साथ बातचीत चल रही है और जिस प्रकार से जो लोग कांग्रेस पार्टी के साथ शामिल होना चाहेंगे और सबका सम्मान के साथ अकेले आने का हर्ष से कुछ सबक लेंगे?
नहीं देखिए, हश्र का उत्तर प्रदेश में उपचुनाव अकेले आए थे, जमानत जब्त करवाई थी, उससे सबक लेंगे। देखिए, आप किसी एक सीट 2 सीट को लेकर के नहीं कह सकते। उससे पहले भी अगर सीटें और दलों की बहुत आई, किसी की 0 भी आई, तो हमारी वहां 22 भी आई हैं सीटें। समीकरण बदलते रहते हैं, चुनाव के नतीजे बदलते रहते हैं, हर चुनाव में अलग अलग आते हैं। जरूरी नहीं है भारतीय जनता पार्टी को जो एक बार 72 सीटें मिल गई वो जीवन में दोबारा मिलेंगी। ये 0 पर भी थे, 0 से 72 आए, 72 से फिर ये 0 पर आएंगे। संभावना की दुहाई दे रहे हैं, अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रहे। संभावना नहीं, जनता जनार्दन है, लोकतंत्र संभावना ही है सर। अभी आप कह रहे हैं कुछ स्पष्ट नहीं है, फिर आप कहते हैं जनता अपना कब किसके, दोनों चीजें अलग अलग। मैं वापस लौटूंगा। अभय कुमार सिंह, मैं जानना चाहूंगा क्या चाहता शिवपाल यादव गठबंधन के खेमे में आएंगे कि किसी और तरफ जाएंगे? देखिए अनंत जी, हमारी जो पार्टी है अभी 3 महीने पुरानी पार्टी है और 3 महीने में हमने पूरे प्रदेश में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का ढांचा खड़ा कर लिया है और हम एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर के आए हैं। आज सड़क पर अगर कोई पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन और प्रदर्शन कर रही है तो वो सिर्फ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय शिवपाल यादव जी कर रहे हैं। तो हम तो मजबूत विकल्प के रूप में पूरी 80 सीटों पे अपनी तैयारी किए हुए हैं। हम 80 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि गठबंधन का दौर है और इस दौर में अगर कोई हमें सम्मानजनक गठबंधन में हमें सम्मानजनक सीटें मिलती हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। क्या वो पार्टी कांग्रेस हो सकती है? बिल्कुल कांग्रेस भी हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस को माइनस करके केंद्र में राजनीति और केंद्र में सरकार बनाने की सोच नहीं सकते भाजपा के खिलाफ। अगर भाजपा के खिलाफ आपको सरकार बनानी है केंद्र में तो बिना कांग्रेस के आप बताइए कोई सरकार बना सकता है केंद्र में? तो कांग्रेस से भी हम बात कर सकते हैं, हमारा अगर कांग्रेस के साथ समझौता हो सकता है, सम्मानजनक सीटें मिलती हैं। ठीक है, मैं वापस लौटूंगा आपसे, लेकिन जानना चाहूंगा गोविंद राजू जी, मैं समीकरण आपसे कि कांग्रेस एक तरफ तकरीबन साफ कर रही है कि 2 सीटें तो कम से कम मंजूर नहीं है, तो ये कहा जाए कि भतीजे का साथ भले ना मिला हो, चाचा का साथ कम से कम मिलेगा कांग्रेस को? देखिए, अभी बहुत सारी चीजें सिर्फ कयासों के स्तर पर हैं आनंद, और इसलिए क्या होगा ये कहना तो मुझे लगता है कि इसकी भविष्यवाणी अभी की नहीं जा सकती। लेकिन जिस तरह के संकेत दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह की चर्चाएं हैं, उनसे बहुत सारी चीजें साफ होती हैं। गोविंद, शायद कुछ तकनीकी खामी के चलते आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही। वापस कोशिश करेंगे आपके साथ कनेक्शन रिबिल्ड करने का, लेकिन मैं जानना चाहूंगा दिनेश सिंह, कैसे निपटेंगे इन चुनौतियों से? एक तरफ शिवपाल यादव जो कि 3 महीने में, और इस बारे में कोई शक नहीं कि 3 महीने में उत्तर प्रदेश में एक बड़ा जनाधार और बड़ी कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा कर ली है। कांग्रेस लगातार अपना जो संगठन एक्सपैंड कर रही है, तो एक तरफ तो सपा बसपा गठबंधन आपके सामने होगा, एक तरफ कांग्रेस और शिवपाल यादव का गठबंधन सामने होगा, तो बीजेपी क्या सहज रहेगी इन चुनावों में? बिल्कुल सहज रहेगी। आपके शब्द में, अगर आपकी भाषा पे मैं गौर करूं तो आपने कहा कि अभी जल्दी जल्दी में पार्टी बनी और उन्होंने एक भीड़ इकट्ठा कर ली। बिल्कुल। देखिए, भीड़, समूह और संगठन तीनों अलग बात होती है। भीड़ होती है ना, एक छोटा सा पटाखा फूट जाए, इधर भीतर हो जाता है, किसी का पता नहीं चलता है। समूह एक निश्चित उद्देश्य के लिए किसी भी तरह के नापाक गठबंधन में बना के उस पूर्ति के लिए लोग सामने आते हैं, और संगठन वो होता है कि जो मिशन के लिए अंतिम दम तक सीमा पर लगा होता है, जैसे देश का नौजवान। ये अंतर है। वो संगठन है भारतीय जनता पार्टी, जो अंतिम दिन तक उस अपने लक्ष्य पर, अपने उस बॉर्डर पर लगा हुआ है। ये लोग गठबंधन की चर्चा कर रहे हैं, किसके साथ होगा, कितनी सीट देंगे, कितनी सीट नहीं देंगे। हम अपनी तैयारी में आगे बढ़ चुके हैं। हम बूथ सम्मेलन कर रहे हैं, हम आगे कैसे अपनी योजनाओं का विस्तार देंगे। हमारे आरएलडी के साथी कह रहे थे देश कमजोर हुआ। अरे देश मजबूत हुआ है जब से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हुए हैं। देश का स्वाभिमान जगा है, देश का मस्तक गर्व से ऊंचा हुआ है। कमजोर जरूर हुए हैं। कमजोर कौन हुआ है? देश में आप जैसे राजनीतिक दल जो हैं वो कमजोर हुए हैं। जब आप कमजोर हुए हैं तो आप बैसाखी का सहारा ढूंढ रहे हैं, और ऐसी बैसाखी जो लोग खुद दूसरे की बैसाखी पर हैं, दिनेश सिंह, ये भी तो स्वीकार आपको करना होगा ना सर, कि आप भले ही उनको कह रहे हैं कि गठबंधन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, लेकिन कड़ी तो आपकी भी कमजोर है, नींव आपकी भी हिल रही है। ओम प्रकाश राजभर लगातार विरोधी बयान देते हैं और अब अपना दल भी मुखालफत में तकरीबन है। देखिए, 2 चीजें हैं। जहां बर्तन होते हैं ना, परिवार में इस तरह से खुटपुट चलती है तो अच्छी बात है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। आपकी खटपट तो परिवार की खटपट, हाँ, उनकी खटपट होती है, उनके परिवार की नहीं है, उनके दूसरे दल की। हमारे में आपस में कोई हमको छोड़ के जा रहा है। शिवसेना इतनी बात कर रहा है लेकिन हमारे साथ है। राजभर जी आज इतनी बात कर रहे हैं, हमारे साथ है। अगर तकलीफ है तो बाहर जाइए, कोई जा नहीं रहा। दिक्कत क्या है, यही तो हम कह रहे हैं। सच में आपकी तरफ से रास्ता खोला है ओम प्रकाश राजभर के लिए, जाना चाहते कोई नहीं जाएगा ना, कोई विकास को छोड़कर जाएगा। खुला है ना कि आप जाना चाहते हो जा सकते हैं। डूबती हुई नाव पर सवारी करेंगे?
जाइए। अगर आपको भवसागर पार होना है तो निश्चित तौर पर मजबूत नाव के साथ रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में वो नाव है जो भवसागर से पार कर सकती। जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आया भवसागर से पार हुआ। मैं और एक दूसरी बात करता हूं, अभी कांग्रेस के साथी बोल रहे थे चुनाव संपन्न हो गया तो एक किटी पार्टी ने दिल्ली में रखी है, उसको मैं किटी पार्टी कहता हूं, चाय की पार्टी। उसमें सपा और बसपा दोनों नहीं गए थे। और आगे की बात सुन लीजिए, अभी हमारे अनुज जी कह रहे थे कि हमने राजस्थान में अलग अलग चुनाव लड़ा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, लेकिन हम सरकार बनाने में साथ आ गए, शपथ ग्रहण में गए नहीं। स्थिति देखिए, आप जो कह रहे हैं कि जब जो होगा तब होगा, ठीक है, लेकिन आज जो खबर आ रही है हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, कल जो खबर आएगी हम उस पर चर्चा कर लेंगे। आज की खबर यह है कि आपको कोई पूछ नहीं रहा है। अरे प्रधानमंत्री का सपना देखने वाले कैसे आप प्रधानमंत्री बनेंगे? आपके साथी आपको कुछ कहना चाहते हैं, आपके जवाब देना चाहते हैं, अपनी बात रखिए आप। देखिए, हमारी शपथ ग्रहण में कौन गया कौन नहीं गया, पहले सारे चले गए कर्नाटक में तो इनको तकलीफ हो गई। आज अगर कोई एक दो दल, सुन लीजिए थोड़ा, एक दो दल नहीं आए तो इनको सरकार में शामिल, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि जिस पाकिस्तान के लिए भरपूर करके जो है अपना विरोध करते आए थे, मोदी जी ने सबसे पहले पाकिस्तान के पाकिस्तान छोड़ देते हैं। अब आप पाकिस्तान की बात करेंगे, आप आतंकवाद की बात करेंगे, कश्मीर उठ जाएगा, 84 के दंगे उठ जाएंगे। अनुज यात्रे फोकस रहेंगे चर्चा के ऊपर, डिरेल नहीं करेंगे चर्चा को। अनुज यात्रे चर्चा को डिरेल नहीं करेंगे। अनुज यात्रे चर्चा को डिरेल नहीं करेंगे, चर्चा को डिरेल नहीं करेंगे। गठबंधन की बात है, गठबंधन पर आइए। कर्नाटक का जिक्र आपने किया, उस वक्त तस्वीर ये दिखाई पड़ रही थी। सुन लीजिए पहले, कर्नाटक का जिक्र आपने किया अनुज यात्रे, उस वक्त तस्वीर ये थी कि शायद अब महागठबंधन की तस्वीर संवरी हुई दिखेगी, लेकिन उसके बाद लगातार फिर अलग अलग दिल दिखे। जहां उस वक्त पे मायावती, ममता बनर्जी और सोनिया गांधी जब गले मिल रही थी, मायावती सोनिया गांधी से अलग आकर खड़ी हो गई हैं। नवंबर में उन्होंने कह दिया जाकर के कि अब कांग्रेस या बीजेपी के साथ आने का सवाल ही नहीं बनता। देखिए, फर्क ये है आनंद जी कि कहीं ना कहीं कई बार गठबंधनों में क्या होता है कि समान विचारधारा दल वाले जो हैं वो साथ मिलते हैं, इसलिए मिलते हैं कि जो सांप्रदायिक ताकतों को हमें हराना है, जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं उनको हराना है। लेकिन हमने ये भी देखा कि मौजूदा दौर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ब्लैकमेलिंग की भी जो है इसमें कार्रवाई शुरू हो गई है। जो क्षेत्रीय दल हैं कहीं ना कहीं आंख दिखाने के लिए ब्लैकमेलिंग करते हैं कि जिससे उनको अपना शेयर ज्यादा मिल सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में यही फर्क है, कर रही है। हम लोग किसी के ब्लैकमेल के आगे झुकते नहीं, जैसे ये बिहार में झुक गई है। बसपा क्या ब्लैकमेल कर रही है आपको? किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं बताइए ना खुलकर, फर्क बताना। बसपा ने आपको 2 सीट पर लाकर रख दिया, क्या सपा बसपा गठबंधन आपको ब्लैकमेल कर रहा है? हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह ब्लैकमेल की सर, क्या सपा बसपा गठबंधन आपको ब्लैकमेल कर रहा है? ब्लैकमेल में वो नहीं ब्लैकमेल कर सकते ना हमें कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी अपनी अगर सोच कुछ अलग होकर के 2 सीटों पर ले आए आपको, तो उनके रास्ते खुले हैं। उन्होंने आपकी हैसियत 2 सीट की समझी सर, और ब्लैकमेलिंग क्या होगी वो तो बता रहे हैं कि आपकी अवस्था क्या है उत्तर प्रदेश में। मुझे बोल दीजिए, ये तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि ये किसी प्रदेश का चुनाव नहीं होने जा रहे 2019 में, पूरे देश के चुनाव हो रहे। पूरे देश में अगर चुनाव है तो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय दल है जिसके साथ सबको आकर के जुड़ना पड़ेगा अगर 2019 में चाहते हैं कि सांप्रदायिक ताकतों को बाहर। इसी बारे में जान लेता मनोज यादव, क्या बात सही है जो अनुज यात्रा कह रहे हैं कि 2019 में सफलता चाहते तो अंततः आपको कांग्रेस के ही साथ आकर जुड़ना पड़ेगा? मेरे ख्याल से यही गलत बयानबाजी कांग्रेस को इस स्तर पर ले आई। मैं नहीं इस बात से सहमत हूं कि किसी की कोई मजबूरी है। निश्चित तौर पे इस देश में 2 विचारधाराएं चलती हैं, एक गांधी को मानने वालों की और एक गांधी के खिलाफ बोलने वालों की। हम समाजवादी पार्टी के लोग गांधी के सिद्धांतों पे चलने वाले लोग हैं, लोहिया के सिद्धांतों पे चलने वाले हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सर देश में कौन नहीं मानता? समझती है। देखिए, क्यों साहब, आप कह रहे हैं यहाँ गोडसे की मंदिर बनवाई गई, गोडसे की पूजा करने वाले लोग कौन नहीं मानता है? अरे गांधी जी का चश्मा लेके गांधी जी को मानना नहीं कहते हैं। गांधी जी के सिद्धांत थे, गांधी जी के कुछ अपने तमाम सारे पंचायतों के लेके उनके अपने सिद्धांत थे, उन पे काम करना ही गांधीवाद है। तो मेरे ख्याल से उस बात में मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इतना अनंत जी जरूर कह सकता हूँ कि बड़े दिल के साथ बड़ी राजनीति होती है और छोटे दिल के साथ छोटी राजनीति होती है। मध्य प्रदेश और कांग्रेस छोटी राजनीति कर रही है। कांग्रेस अगर कह रही है कि आपको 2019 में अगर सफलता पानी है तो अंततः हमारे पास आना होगा, तो वो छोटी राजनीति है, वो छोटा दल, वो छोटा दिल है। ये अहंकार हो सकता है, ये अहंकार हो सकता है। समाजवादी पार्टी दूसरी बात कहती है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, उसके परिप्रेक्ष्य में जो गठबंधन बन रहा है दलितों का, पिछड़ों का, किसानों का, अल्पसंख्यकों का, जवानों का, बेरोजगारों का, उस गठबंधन के आधार पे हम चुनाव लड़ेंगे और उनके हक की बात करेंगे। ठीक है, अब एक और छोटा सवाल मनोज यादव आपसे, उसके बाद सीधा चलूंगा जावेद अहमद के पास। सिर्फ ये बता दीजिए, गठबंधन जो होने जा रहा है वो विचारधारा का गठबंधन है या फिर वो मजबूरी का गठबंधन है? कि आपको बीजेपी को टक्कर देनी है इसलिए साथ आ जाइए, कांग्रेस से दाल नहीं गल रही है?
देखिए, जुमलेसों के खिलाफ गठबंधन है, जो जुमलेस इस दुनिया भारत की धरती पे सर, आपका गठबंधन एक साथ आने का जो विचार है वो मजबूरी के आधार पर है या विचारधारा के आधार पर है? किसी तरीके का कोई, हमारी विचारधारा एक ही तरह, कोई मजबूरी नहीं है। दलितों पिछड़ों की बात करने वाले समाजवादी लोग हैं, दलितों पिछड़ों अल्पसंख्यकों सारी बात करने वाली बीएसपी भी है, और आरएलडी किसानों की। चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूं सर, आपकी बात मनोज यादव, मैं आपकी बात आऊंगा। उससे पहले जावेद अहमद, आप बता दीजिए इस बात को लेकर कि अगर विचारधारा का ही गठबंधन है तो क्या आप समाजवादी पार्टी से सवाल नहीं पूछेंगे कि 2017 के विधानसभा चुनाव में कौन सी विचारधारा एक थी जो 19 तक आते आते कांग्रेस से अलग होगी समाजवादी पार्टी की? तो क्यों ना कहा जाए मजबूरी गठबंधन या तो वो था या फिर ये है? नहीं, देखिए अनंत जी, राजनीति जो है, राजनीति में उस समय क्या परिस्थितियां थी, उस समय क्या था, लेकिन आज जो वर्तमान समय पर जो एक चुनौती खड़ी हुई है जी, उस चुनौती से निपटने के लिए समान विचारधारा के दलों को तो एक मंच पर आना ही। चुनौती क्या है सर? पार्टी के अस्तित्व का संकट है क्या? जो बीएसपी के बारे में कहा जा रहा था कि अस्तित्व खत्म होने वाला है। अस्तित्व का संकट, पार्टी के अस्तित्व का संकट तो कभी भारतीय जनता पार्टी पर भी था जब 2 पे ये सिमट गए थे संसद में। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये पिछली विधानसभा में कितनी इनका संख्या बल था, लेकिन ये आज कितनी बड़ी संख्या में आ गए, ये सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि विचारधारा को, संवैधानिक संस्थाओं को, इस देश में जो एक वर्ग को पीछे ढकेलने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, देश के सामाजिक वातावरण। जावेद अहमद, मैं आऊंगा आपकी बात। यहाँ पर दिनेश सिंह कुछ कहना चाहते हैं, संक्षेप उनकी बात, उसके बाद ब्रेक ले। दिनेश सिंह बहुत संक्षेप में अपनी बात करूंगा। सिर्फ सारों लोगों ने एक बात कह रहे हैं, सारे दल के लोग जितने बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिए, ये कह रहे हैं कि समान विचारधारा के दौर। अरे कौन सी समान विचारधारा के दौर? आप लोगों का उद्भव और उत्पत्ति और विकास तो इसी बात के लिए हो क्या आप कांग्रेस की विचारधारा से सहमत नहीं हुए, इसीलिए तो आपकी उत्पत्ति हुई। नहीं तो आरएलडी की उत्पत्ति क्यों होती, नहीं तो समाजवादी पार्टी क्यों बनता? अरे भैया जरा सुनो, जावेद जी जरा कान का इस्तेमाल सुनो। आपको सुनता हूँ नहीं सुनता हूँ, आपको सुना कि नहीं सुना? अरे जावेद जी, मैंने आपको सुना कि नहीं सुना? ले गया था जावेद अहमद, बात करते बेहतर होगा कम से कम आरएलडी के जो समर्थक है कम से कम वो सुनते लें कि जावेद अहमद क्या कह रहे हैं, तो पहले सुन लीजिए, उसके बाद काउंटर कीजिएगा। मैं यही कह रहा हूं कि आपके दल का भी उत्पत्ति इसीलिए हुई थी। अगर आप एक ही विचार के धारा के होते तो आप अलग पार्टी क्यों बनाते? हम सिर्फ कह रहे हैं कि आप देश को बचाने के लिए नहीं, आप अपने दल को बचाने के लिए। ठीक है सर। अभय कुमार सिंह, क्या मान लिया जाए कि अब शिवपाल यादव और राहुल गांधी की विचारधारा एक हो रही है? अगर गठबंधन विचारधारा का ही है तो देखिए अनंत जी, हमने आपसे पहले भी कहा कि हमारी जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है, हमारे नेता माननीय शिवपाल यादव जी पहले भी कह चुके हैं कि हम 80 सीटों पे पूरी तैयारी अपनी कर रहे हैं। तो फिर कांग्रेस कहां लड़ेगी सर? नेताजी मुलायम सिंह, बताइए, आप 80 पर जा रहे हैं, उसके बाद सपा बीएसपी कहती है वो सिर्फ 2 सीटें देती है। मेरी बात सुनिए, ऐसा है कि गठबंधनों का दौर है, आपकी बात सही है, आज गठबंधन का दौर है और भारतीय जनता पार्टी की जैसी सांप्रदायिक शक्ति को बढ़ाने के लिए गठबंधन जरूरी है। तो अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करते हैं तो हम कांग्रेस के साथ गठबंधन भी कर सकते हैं, हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है। ठीक है। गोविंद जी, मैं जानना चाहूंगा कि ये लगातार जो गठबंधन की सियासत लगातार गर्माती जा रही है, किस लिए है? क्या विचारधारा की लड़ाई कहना सही होगा, ये विचारधारा गठबंधन कहना सही होगा, या सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हटाना एकमात्र मकसद है और उसी मकसद को पूरा करने के लिए अपना अपना गणित सब लगा रहे हैं? देखिए, मकसद कुर्सी पाना है और इसमें कोई अगर विचारधारा है तो एकमात्र विचारधारा है और वो विचारधारा सत्ता की विचारधारा है जी। अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले बीजेपी के प्रवक्ता ने कुछ कहा था, तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर का उदाहरण देकर बताया कि आप भी तो वहां पर गठबंधन कर रहे थे, आपकी जो विचारधारा थी वही विचारधारा है। तो यानी कि साफ है, विचारधारा सिर्फ सत्ता की है, कुर्सी की है, और कुर्सी के लिए कोई किसी के साथ मिल सकता है। आरएलडी की बात जहां तक है, आरएलडी की विचारधारा तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में इतनी उदार है कि वो जितने भी प्रमुख दल हैं, कांग्रेस, बीजेपी, बसपा और सपा, सबके साथ अलग अलग वक्तों पर वो सरकार में हिस्सेदारी कर चुकी है और उसकी विचारधारा क्या है वो बिल्कुल स्पष्ट है। कांग्रेस की विचारधारा क्या है उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है कि वो कांग्रेस को अपनी जमीनी हैसियत का आकलन करने के बाद वो तय कर पाएगी कि उसकी वाकई विचारधारा क्या है। कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं हमारा संगठन बूथ से लेकर हर स्तर तक है, उत्तर प्रदेश में प्रदेश स्तर का संगठन मौजूद नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस
अगर सपने 22 सीटों के या 25 सीटों के या उससे ज्यादा सीटों के देख रही है अपने दम पर, तो वो भी जमीनी हकीकत को उसको समझना चाहिए। और लेकिन सर मैं ये भी जानना चाहूंगा गोविंद जी आपसे, 27 साल यूपी बिहार के नारा लगाते लगाते अचानक वो जब साइकिल में बैठ गई, तब पता लगा था कि उसकी विचारधारा जो कांग्रेस सर आज की तारीख में अपना संगठन का दम भर रही है, क्या ये भी सच नहीं है कि राज बब्बर ने कुछ ही हफ्तों पहले जब लखनऊ में प्रभात फेरी के आयोजन करने की बात कही थी, कार्यकर्ता नहीं पहुंचे, वो दोपहर फेरी करनी पड़ी थी? क्या ये स्थिति नहीं है कांग्रेस गठबंधन की? नहीं, मैं वही बात कह रहा हूं कि कांग्रेस को किसी विचारधारा की बात करने से पहले उत्तर प्रदेश में अपने जो जमीनी हकीकत है, उसका उत्तर प्रदेश का जो संगठन है वो क्या है, इस पर विचार करना चाहिए। और आज अगर 2 सांसद उत्तर प्रदेश से उनके हैं तो उनको एहसानमंद होना चाहिए समाजवादी पार्टी का और मुलायम सिंह यादव का, कि मुलायम सिंह यादव ने उनके इन दोनों सीटों पर, जो इस परिवार के गांधी परिवार की 2 बड़ी सीटें हैं, उन सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं खड़े किए। अमेठी में सारे के सारे विधायक समाजवादी पार्टी के थे, लेकिन उन्होंने अपना वहां इनके पक्ष में अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया ताकि ये संसद में पहुंच सके। तो कांग्रेस को तो जमीनी हकीकत अगर वो उत्तर प्रदेश की नहीं समझती और वो किसी हवाई किले में रहती है, तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के लिए भारी पड़ेगा। एक बात। दूसरी, इसका दूसरा पक्ष ये है कि कोई गठबंधन की जो बात उत्तर प्रदेश में शुरू हुई थी, जिसमें सपा बसपा के साथ कांग्रेस के शामिल होने की भी बात थी और आरएलडी को भी उसमें रहना था, उस गठबंधन में कांग्रेस की तरफ से शुरू से जो दुराग्रह रहे, शुरू से जो अपनी स्थिति को लेकर गलतफहमी रही, या जो अपनी दावेदारी को, हिस्सेदारी को लेकर जो लगातार बड़े बड़े दावे किए जाते रहे, उसकी वजह से सारी बात बिगड़ी है। मायावती को अगर ये कहना पड़ा कि अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के किसी गठबंधन से तौबा, तो उसकी वजह भी यही है। तो समस्या ये है कि कांग्रेस अति उत्साह में है और वो अति उत्साह में उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत को समझने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी की स्थिति है कि राहुल गांधी अध्यक्ष बनने के बाद उत्तर प्रदेश में अभी ये हाल की जो जीत हुई है, उसके बाद उनका अमेठी का दौरा प्रस्तावित था। सुबह अमेठी में समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनके खिलाफ नारे लगाए थे, पोस्टर लगाए थे। उन पोस्टरों में कहा गया था कि मध्य प्रदेश में हमारे विधायक को आपने मंत्री क्यों नहीं बनाया। तो शाम तक राहुल गांधी का दौरा रद्द हो गया। ये जमीनी हकीकत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की है और कांग्रेस अगर इस हकीकत को समझने को तैयार नहीं है और जमीनी अगर किसी गठबंधन की बात होती है, तो मुझे लगता है सबसे पहले कांग्रेस को नीचे झुकना पड़ेगा और उतना नीचे झुकना पड़ेगा जहां जो उसकी वाकई जो वास्तविकता में उसकी जो हैसियत है, उस हैसियत को समझने के स्तर तक झुकना पड़ेगा, तब वो किसी गठबंधन में शामिल हो सकती है। इस बारे में समाजवादी पार्टी का जो नया प्रगतिशील दल जो है शिवपाल सिंह यादव का, वो अगर गठबंधन के लिए उसके दरवाजे खुले हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए शायद सबसे सम्मानजनक स्थिति वही होगी। कम से कम जिस पार्टी के साथ उनका गठबंधन होने जा रहा है, उस पार्टी का संगठन चाहे 3-4 महीने ही हो, पूरे उत्तर प्रदेश में जमीनी स्तर पर दिखाई तो दे रहा है। बिल्कुल। तो कांग्रेस बिल्कुल। लेकिन अनुज आत्रे, मैं जानना चाहूंगा आपसे, कांग्रेस अपनी राजनीतिक स्थिति पहचान कर झुकने को तैयार है? क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले मनोज यादव ने कह दिया कि कांग्रेस का अहंकार है कि अगर कांग्रेस सोचती है कि 2019 में आपके पास किसी पार्टी को आना होगा तो। देखिए, कांग्रेस के ऊपर ये तो इल्जाम मुझे लगता है नंजी लगाना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। कांग्रेस कभी भी अहंकार में नहीं रही। हम लोग तो जब सत्ता में थे तब कभी आप ही के साथी कह रहे हैं सर, कोई और नहीं कह रहा। मुझे बोलने दीजिए। देखिए, हम लोग तो जब सत्ता में थे तब हमारे नेताओं में अहंकार नहीं हुआ। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अहंकार सत्ता के साथ आ रहा है। कांग्रेस ने कभी अहंकार नहीं किया। हम लोगों, हमारी पार्टी ने देश से आजादी से लेकर के आज तक सबसे अधिक समय देश की जनता ने सेवा करने का मौका दिया, बावजूद उसके कभी अहंकार नहीं है। दूसरी बात मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि आज हम गठबंधन के विषय में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर आज मौजूदा गठबंधन का दौर है। लेकिन गठबंधनों का मतलब ये नहीं है कि गठबंधन ही जीत का जो है बहुत बड़ा जो एक मंत्र है। जीत का मंत्र होता है जनता के सामने मुद्दे, विकास के मुद्दे लेकर के जाना। अगर गठबंधन के ही मुद्दे पे जीत सकते होते, बताइए कि ये पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल नहीं प्रदेश की बात हम लोग कर रहे हैं, फिर दिल्ली के पास भी आएंगे जहां पर अरविंद केजरीवाल के साथ आपकी बात चल रही है कि जीतने के लिए संगठन आपको चाहिए। उत्तर प्रदेश में क्या आपका संगठन है? जीतने के लिए आपको वोट शेयर चाहिए। वोट शेयर आप देख चुके हैं पिछले लोकसभा चुनाव में और इस वाले विधानसभा चुनाव में। तो क्या है कांग्रेस के पास जिस बूते कांग्रेस कह रही है कि उत्तर प्रदेश में हम 2 सीट स्वीकार नहीं करेंगे, अकेले ऐसी सीटों पर आएंगे? देखिए अनंत जी, हमारे पास जनता है।
आज प्रधानमंत्री जी का भी 3 दिन पहले जो बयान आया ना कि ये चुनाव जनता वर्सेस गठबंधन होगा, तो निश्चित तौर पे हमारे साथ जनता है, वो जनता से चुनाव लड़ेंगे, वो गठबंधन करके जनता से चुनाव लड़ना चाहते हैं और जनता हमें लड़वाना चाहती है। इस समय मुद्दा ये है, हम जनता के साथ मिलकर लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जनता से लड़ने जा रहा है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, हम उन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे जो 2014 में देश की जनता से वायदे किए गए थे, और वो तमाम वायदे जब 60 साल बनाम 60 महीने का जो नारा लेकर के चले थे, आज 55 महीने बीतने के बाद और 5 महीने शेष रहने के बाद कहते हैं कि हम 2023 में अपने काम पूरे कर पाएंगे। तो उन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा कि वो पूछा जाएगा कि जो 2 करोड़ नौकरियां हर साल जो प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था, उसमें से 9 करोड़ नौकरियां लग गई है नहीं लग गई, युवा पूछ रहे हैं नहीं मिली है। आज पूछना चाहेगा कि क्यों देश का बड़ा मंत्री जो है नितिन गडकरी पार्टी के बार बार ये कहता है, अभी कल भी नितिन गडकरी जी का बयान आया कि देश में नौकरियां नहीं है। कैसे बुलंद करेंगे? देश में पार्टी के साथ खड़े होकर बुलंद करेंगे, अकेले बूते? देखिए, निश्चित तौर पे जो लोग साथ आना चाहेंगे, इस जंग में कांग्रेस के साथ आना चाहेंगे, उनका स्वागत होगा। और लोग अगर अलग लड़ना चाहते हैं तो उनकी अपनी विचारधारा है। कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई जोर नहीं है कि कोई किसी के साथ लड़ना आवश्यक है। 80 सीटों पे सब लोग अलग भी लड़ सकते हैं, 80 सीटों पे लोग तालमेल करके भी लड़ सकते हैं, लेकिन जीत का पैमाना गठबंधन अभय कुमार करेगा। जीत का पैमाना जनता। शिवपाल यादव राहुल गांधी के पास जाएंगे या राहुल गांधी शिवपाल यादव के पास आना चाहते हैं? अभय कुमार सिंह, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, हाँ जी आनंद जी, आ गई आवाज। सवाल मेरा ये है सर कि इस गठबंधन में बड़ा भाई कौन होगा, शिवपाल यादव या राहुल गांधी? कौन किसके पास जाएगा? आनंद जी, अभी तो ये कोई बात है ही नहीं गठबंधन की। जब गठबंधन की बात होगी, जब बातचीत होगी, हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, तब देखा जाएगा कि क्या सीट शेयरिंग रहती है, क्या बात होती है। अभी तो कोई ऐसी बात है नहीं गठबंधन की। ठीक है सर, लेकिन मैं जानना चाहूंगा दिनेश सिंह आपसे कि जो मुद्दे उठाए अरुण यात्रा ने, ये मुद्दे वाकई में ऐसे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं? असल में दिक्कत क्या है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, और अनुज यात्रे, दुर्भाग्य क्या है कि अनुज यात्रे और अनुज यात्रे की पार्टी के सारे लोग नीचे से लेकर राहुल गांधी तक उस बात को उल्टा समझते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जरा सुन लीजिए, आपके नेता आपके प्रधानमंत्री की बात को आपके मंत्री काटते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं पकौड़ा तलने के लिए हमने देश को रोजगार दिया, नितिन गडकरी जी कहते हैं बताते हैं। आपके नेता जो है खुद चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं। सुषमा स्वराज जी ने मना कर दिया, भारतीय मना कर दिया, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक करके बात करते हैं सर, एक करके बात करते हैं। यही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये लोग गठबंधन बना के लड़ेंगे, हम जनता के साथ गठबंधन बनाएंगे, हमारे जनता के साथ गठबंधन होगा 2014 में। जरा सा फिर सुन लीजिए, मैं पढ़ा दूं आपको, फिर बोल लीजिए, मैं भी पढ़ा दूं आपको। आप उनके बयान को आप मत बदलिएगा, जो उन्होंने बयान दिया उसी पे रहिए। और कुछ बोल लीजिए, हो गया जो है वो बात कहिए, और कुछ आप बयान बदल के हमें मत और कुछ, बस शांत रहिएगा। लेकिन मैंने यही कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इतना कहा, कम से कम वो राहुल गांधी की श्रेणी में नहीं है। आप समझदारी जरा फिर भी अनुज जी, अगर आपको बोलना है तो बोल लीजिए। अरुण निश्चित तौर पर अगर अनुज जी और बोलना थोड़ा बोल लीजिए ना, बीच में मत बोलिए, बस इतना निवेदन है। मैं कह रहा हूं कि यही समझदारी का अंतर है कि समझदारी में फेर है। आप तो इस तरह की समझदारी है कि आप लोग तो आलू से सोना उगा रहे हो, आप बनाइए। दूसरी चीज आइए, आपने कहा कि भाई हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने भी कहा कि हम लोग तो सारे लोग दलितों की बात करते हैं, हम पिछड़ों की बात करते हैं। हाँ, आप सारी पार्टियों ने सिर्फ उनकी बातें की और उनके वोट के तौर पर आपने इस्तेमाल किया, और पहली भारतीय जनता नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो उनके लिए काम कर रही है। आज भी प्रधानमंत्री आनंद जी, आज भी झारखंड में मंडल डैम के उद्घाटन के लिए गए, ये पता है? 47 साल कितना तक काम हुआ, का कोई नाम भी नहीं लिया। कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ, ये आवाम तौल लेगी, हम जाएंगे, ये आवाम तौल लेगी 2019 के चुनाव में। मुझे सिर्फ ये बताइए, गठबंधन की जो बात चल रही है, चौतरफा मुश्किल तो बीजेपी के लिए भी है। उधर महाराष्ट्र में आप जाइए, शिवसेना की मुखालफत करते नजर आती है। बिहार में आप आते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को छोड़कर जा चुके हैं, रामविलास पासवान तकरीबन उसी राह पर है। उत्तर प्रदेश में आप आते हैं तो ओम प्रकाश राजभर अपना दल आपकी मुखालफत में खड़े हुए हैं। बात कर रहे हैं, कोई मुखालफत में खड़ा नहीं है। आप यही देखिए, आप 2014 और 2019 का उदाहरण ले लीजिए, कितने गठबंधन थे, उसमें कितने कम हो गए। और इनके साथ जो लोग गठबंधन कर रहे हैं, अगर ये किसी के साथ जा रहे हैं, मान लीजिए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जाती है ममता बनर्जी के साथ, तो ममता बनर्जी के साथ जाने से इनका कौन सा फायदा होगा? ममता बनर्जी चले जाएंगे उत्तर प्रदेश, ये चली जाएंगे राजस्थान, तो कांग्रेस पार्टी का लाभ पहुंचा दे, मुझे नहीं लगता है। इसी तरह के इनके गठबंधन हो रहे हैं जिनका कोई अपना आधार नहीं है, उन्हीं के साथ निराधार रूप से, और कोई चर्चा भी नहीं कर रहा है। ममता बनर्जी भी कांग्रेस की चर्चा नहीं कर रही है। एक बार पूछ लीजिए राहुल गांधी उत्तर राजभर हैं, आगे भी रहेंगे, कहीं जा रहे हैं, क्यों बोलते रहते हैं? हम कह रहे हैं कि यही तो मैं बार बार कह रहा हूं कि
बोलने दीजिए, लेकिन वो दिखाना चाहते हैं ना, ये दूसरे दलों को दिखा रहे हैं कि देखिए, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। राजभर को नहीं लगता है कि और जो सुगबुगाहट है उसका स्पष्टीकरण मैं चाहूंगा मनोज यादव से। मनोज यादव, संभावना ये भी जताई जा रही है कि जो कुल 6 सीटें छोड़ी गई हैं, उनमें से 2 या 3 सीटें ओम प्रकाश राजभर को भी ऑफर हो सकती है समाजवादी पार्टी की तरफ से, ऐसा है क्या? देखिए, निश्चित रूप से अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने एक बात कही थी, उसी बात में शायद आंसर भी इस बात का है। उन्होंने कहा था कि आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि हमारा गठबंधन जनता से हो गया है। ये बात अगर उत्तर प्रदेश में लागू करते हैं तो अपना दल और राजभर की पार्टी का काम खत्म है। ये वो लोगों को समझना है कि उनको अब सीटें मिलेंगी अथवा नहीं मिलेंगी, या उनको गठबंधन की आवश्यकता है। चूंकि अनिल राजभर को प्रोजेक्ट करके राजभर जी का पत्ता काट दिया और मेरे ख्याल से अनुप्रिया जी का भी पत्ता कटने वाला, इसमें दो राय नहीं। खैर, ये मेरा विषय भी नहीं है, लेकिन ये शायद मेरे ख्याल से संकेत है बीजेपी की तरफ से। अभी कांग्रेस के हमारी एक साथी ने बड़ी बात कही कि जिसको कांग्रेस के साथ आना है वो आ जाए। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। इस देश में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर तक इतने महत्वपूर्ण राज्यों में महत्वपूर्ण प्रदेश की पार्टियों का कब्जा है। वो अगर आज सत्ता में है या विपक्ष में है, उनकी एक अपनी ताकत है और अपनी ताकत के आधार पे वो लोग जीतते हैं और जीत के देश की राजनीति में सहभागिता रखते हैं। अब मेरा सवाल ये है, अगर इन्होंने कहा है तो इसके जवाब में कि अगर ये क्षेत्रीय दल अपनी ताकत के साथ दिल्ली में पहुंचते हैं तो मेरे ख्याल से हो सकता है कांग्रेस को भी इनके साथ चले आना चाहिए होगा, बेहतर होगा। वही समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस के लिए संकेत तो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के लिए क्या संकेत है, बता दीजिए। अब बता तो रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर नाराज चल रहे हैं आपकी निगाह में, लेकिन क्या आप उनको साथ लाने को तैयार हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी उन जैसा कि हमारे पैनल में आरएलडी है और बसपा के लोग नहीं हैं और समाजवादी पार्टी, 3 के गठबंधन की बात है, लेकिन और तमाम क्षेत्रीय ऐसे संगठन और दल हैं जिनसे बातचीत लगातार है और शायद मेरे ख्याल से कुछ मेरेकिल आपको देखने को भी मिलेगा। ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को आश्वस्त बता दीजिए सर, ताकि जनता के मन में जिज्ञासा थोड़ी शांत हो कि क्या मेरेकल होगा। वो मेरेकल ये होगा कि बीजेपी कुछ हो सकता है शॉकिंग हो, जैसा एक हम लोग किसी चैनल पे देखते हैं प्रचार की, वो बटन दबाता है तो उसके सारे बाल खड़े हो जाते हैं। कुछ ऐसी स्थिति बीजेपी की होने वाली है। मुंगेरी लाल के देखने से कौन रोक सकता है? हाँ। आपके साथ अभय कुमार जी बैठे, वो तो चले गए, उनको आप ले ही नहीं पाए। अगर परिवार को एक कर दीजिए, दिनेश सिंह, मैं आ रहा हूँ, लेकिन जावेद अहमद, मैं जानना चाहूंगा कि एक ऐसी पार्टी जो कि किसानों की पार्टी होने का दम्भ भरती है, लगातार कहते आते थे किसानों के बीच में बहुत पैठ है, तो ऐसी पैठ के चलते भी सिर्फ 2 सीटें कैसे संतोष कर रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए आनंद जी, संतुष्ट या असंतुष्ट होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। हम सदैव संतुष्ट रहे और ये कहते रहे कि किसान अगर एजेंडे में है तो उसके साथ हमें खड़े होने में कोई भी आपत्ति नहीं है। और जहां किसान के साथ जितना उत्पीड़न इस सरकार ने किया है, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हम उस सरकार को उखाड़ फेंकने में कोई सहयोग नहीं करेंगे? हमने कैराना में सहयोग आपका जावेद अहमद कुछ मजबूत भी होना चाहिए ना। अगर सिर्फ 2 सीटें 80 में से आपको दी जाएंगी तो क्या सहयोग काफी होगा आपका? देखिए, क्या आरएलडी सिर्फ 2 ही सीटें जीतने लायक है? क्या जयंत सिंह और अजीत सिंह के अलावा कोई और नेता नहीं है आपके पास? देखिए, मैंने कहा कि बहुत सम्मान, ये अभी कोई अधिकृत, देखिए अभी ये सूत्रों पर आधारित है अनंत जी, अभी अधिकृत कुछ भी नहीं है। अभी ये तीनों दलों के नेता एक साथ बैठ जाएंगे और सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। और मैंने पहले भी जैसे कहा कि सीटें आरएलडी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि इस प्रदेश के अंदर दलितों का, पिछड़ों का, किसानों का, नौजवान बेरोजगारों का, अगड़ों का एक वो जो एक उनके साथ जो छल किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उस छल का हिसाब किताब बराबर करने के लिए हम सब लोग एक साथ जा रहे हैं चुनाव में। ठीक, यानी कि एकमात्र विचारधारा यही बीजेपी को हटाना है, सत्ता प्राप्ति की विचारधारा है। मैं वापस लौटूंगा जावेद अहमद आपके पास। समान विचार, आनंद जी, समान विचारधारा के दल हैं। हाँ। हम गोडसे का तो जिंदाबाद करने वाले लोग नहीं है। हाँ। हम गांधी बाबा को, डॉक्टर लोहिया को, चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले लोग हैं, लोकनायक को मानने वाले लोग हैं। हम
दोहरा चरित्र लेके राजनीति नहीं करते हैं कि एक तरफ कुछ कहा जाए और दूसरी तरफ से कुछ कहलाया जाए। विलय कर लीजिए, संघ की विचारधारा के है तो विलय कर लीजिए, संघ की विचारधारा हो सकती है। ठीक है जावेद अहमद, मैं वापस लौटूंगा आपके बात, लेकिन सिंधु परिषद ये बोलेगी, उनके दूसरे संगठन ये बोलेंगे। ठीक है जावेद अहमद, मैं वापस लौटूंगा। गोविंद जी, मैं लेकिन जानना चाहूंगा, जो सूत्रों के मुताबिक है वो तो ये है कि सपा और बसपा 37 सीटों पर है, कुछ सीटें आंशिक तौर पर आरजेडी को मिल सकती है, लेकिन आपके हिसाब से क्या इक्वेशन बन सकती है गठबंधन की या महागठबंधन की उत्तर प्रदेश में? देखिए, जो सूत्रों के हिसाब से जिन संख्या और जिस तरह के सीटों के बंटवारे की बात की जा रही है, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई दम है। पहली बात तो मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर ये यकीन कर पाना मुश्किल है कि ऐसे गठबंधन में मायावती समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव गुट के साथ बराबरी की सीटों पर समझौता करेंगी। किसी भी हालत में मुझे नहीं लगता कि मायावती, भले ही वो एक सीट कम ज्यादा का फर्क हो, लेकिन बराबर सीटों पर गठबंधन होगा, इस बात की मुझे कोई संभावना नहीं दिखती। एक बात। दूसरी बात, जो बची हुई सीटें हैं वो कुल 6 सीटें बचेंगी। उन 6 सीटों में ये भी कहा गया कि 2 सीटें जो अमेठी रायबरेली की हैं उनमें हम फिर से कांग्रेस पर दया करेंगे, गठबंधन हो या न हो उन सीटों पर उम्मीदवार नहीं लड़ाएंगे। तो कुल 4 सीट बचती हैं। आरएलडी की बात बिल्कुल ठीक है, आरएलडी भले ही आज विचारधारा की बात करे, गॉडसे की बात करे, लेकिन देश जानता है कि इसी आरएलडी ने केंद्र में भी बीजेपी की सरकार के साथ सत्ता में हिस्सेदारी की और उत्तर प्रदेश में भी सरकार बीजेपी की सरकारों के साथ हिस्सेदारी की। तो विचारधारा आरएलडी के लिए तो आसान है कि उसको अगर 2 सीटें मिल रही तो वो उसकी हैसियत, वो जमीनी हकीकत अपनी समझ रही है और जितनी उसकी हैसियत है उस आधार पर अगर 2 सीटों की गारंटी जीतने की होती है तो उसके लिए वो संतोषजनक। कांग्रेस अपनी हकीकत, जमीनी हकीकत को अगर समझ पाए और गठबंधन में हिस्सेदारी के लिए तैयार हो तो ये गठबंधन का रूप ले सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि 15 जनवरी तक इस बात पर इंतजार करना चाहिए। उसके बाद ही इस गठबंधन का क्या स्वरूप होगा उसके बारे में कोई अधिकृत तौर पर टिप्पणी की जा सकती है। ठीक है, ये एक और मुझे साफ दिखाई देता है। एक और गठबंधन की सुबगाहट है वो दिल्ली से है। मैं जानना चाहूंगा अनुज यात्रे आपसे कि सवाल सामने आ रहा है कि अजय माकन और एचएस फुल्का की स्थिति के बाद दिल्ली में आप आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। दिल्ली में कांग्रेस अपने बूते पर चुनाव लड़ने जा रही है, पहले ही स्पष्ट कर दिया था। अजय माकन जी जो प्रदेश अध्यक्ष तो अभी कल हटे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर स्वीकार कर दिया था और घोषणा कर दी थी कि हम लोग अपने बूते पर चुनाव चलेंगे। और देखिए, मैं इस बार आपको एक और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये चुनाव इस बार केवल 2 मुद्दों पर होगा, जो प्रधानमंत्री जी ने भी इन 5 प्रदेशों के चुनाव में एक नया नारा दिया था कि नामदार वर्सेस कामदार। तो जनता ने उनके उसी नारे पर मोहर लगा दी कि कामदार को ही वोट मिलेगा, नामदार को नहीं चलेगा। ये वही नामदार हैं जो अपने आप को कामदार सिद्ध करते करते फेल हो गए प्रधानमंत्री जी, कि देश में 4 सालों का इनका रिपोर्ट कार्ड आया है अभी कि 4 सालों में 1465 दिनों में या 800 दिन इन्होंने जो है चुनावी रैलियों में बिजी रहे हैं और बाकी बचे हुए 150 दिन ये विदेश में रहे हैं। और पार्लियामेंट में जहां से ये, जिसकी वजह से ये प्रधानमंत्री बने हैं, केवल 19 दिन मौजूद रहते हैं। तो देश की जनता इनका उस काम का सवाल मांगेगी कि आप इतने कामदार हैं कि 1465 दिन आपके जो है कार्यकाल के रहे, 4 सालों में, अभी मैं 6 महीने नहीं जोड़ रहा हूं, तो इन 4 सालों में केवल प्रधानमंत्री जी के पास 19 दिन बचते हैं। ये वही बात है जो राहुल जी चीख चीख करके पार्लियामेंट में कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आए, लोकसभा में जवाब दे, लेकिन वो खुद नहीं होते हैं कि अरुण जेटली जी से झूठे जवाब दिलवाते हैं। देखा है कि वो तो ये भी कहते हैं कि फ्रांस वाला मना कर देते हैं कि मेरी फोन पर कोई बात नहीं हुई थी, वो बात अलग है। लेकिन बताइए मुझे कि एचएस फुल्का और अजय माकन के जाने के बाद क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आएगी? साफ उत्तर दीजिएगा कि आगे कोई संभावना बनती है कि नहीं बनती? दिल्ली में कांग्रेस 7 की 7 सीटों पर चुनाव खुद लड़ेगी। हमारा उनसे कोई गठबंधन, किसी प्रकार का चुनावी गठबंधन नहीं हो रहा है, ना ही कोई बातचीत चल रही है। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से जरूर बात उड़ाई गई थी कि खुद चल रही है, लेकिन कांग्रेस ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि हम खुद चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा दिनेश सिंह आपसे कि इतने चुनावी समीकरणों के बीच बीजेपी अपने को कहां आंक रही है इस वक्त पर? देखिए, आपने जो सवाल कहा अनुज जी से पलट गए ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से कह रही कि आम आदमी पार्टी वो कांग्रेस पार्टी की बीच, अनुज जी बीच में नहीं बोलता, मैं सुना ना, आपने पता नहीं क्या क्या आरोप लगा दिया, मैं सुनता हूँ। नहीं अनुज जी, गलत बात है, इस तरह से ना करिए ना। ये देखिए, 19 दिन कांग्रेस की, सब कांग्रेसियों की बीमारी हो गई, बता दीजिए। केवल 19 दिन दिए, 150 दिन विदेश में बिजी रहे हैं। चुनावी मंच से काम आएगा, चुनावी मंच पे काम आएगा। आप इस तरह की चर्चा, बहुत संक्षेप में बात करके, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मुझे कहाँ मौका दे, कहीं चुप हो जाऊं। मैंने कहा कि हम बराबर कह रहे थे कि हम जो है कांग्रेस पार्टी और आप
बी टीम है अरविंद केजरीवाल, आज सिद्ध हो गई। और आप देखिएगा ये लोग जाएंगे, मैं बार बार सर वो तो मना कर रहे हैं कि साथ नहीं जा रहे। आप देखते रहिए, सारे लोग बी टीम थे, जो लोग मन रहे थे, जो लोग साथ जा रहे हैं, ये सारे बी टीम। तो मैं तो कह रहा हूं विलय कर लीजिए। दूसरी चीज, और 2019 का चुनाव ये ईमानदारों और बेईमानों का चुनाव है, उनके बीच का चुनाव है। ये महाभारत के युद्ध में भी देख लीजिए, एक कौरव पक्ष था, एक पांडव पक्ष था। किसके साथ कौन लोग गए थे? उनके साथ सत्य था, बाकी के साथ भीड़ थी। आप रामायण में चले जाइए, रामायण में आप देख लीजिए एक के साथ कौन लेते, दलित तबके, पिछड़े, वनवासी, आदिवासी, ये सारे लोग थे। और एक के साथ कौन कौन थे? राजा महाराजा थे, वो उनके साथ जा रहे हैं। ये ईमानदार और बेईमानों के बीच, ये विकास और विनाश के बीच का युद्ध है, ये राष्ट्रवाद और तुष्टीकरण के बीच का युद्ध है। अब चर्चा को यहाँ पे विराम भी देना होगा। गठबंधन की राजनीति हम लोगों ने समझी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होकर चर्चा को बेहतर बनाने के लिए। तो गठबंधन को लेकर इस वक्त लगातार सवाल उठ रहे हैं, कई सारी समीकरणें सामने आ रही है। सबसे जो दिलचस्प समीकरण है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता सीधा उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। यहां पर बसपा और सपा एक साथ आने को तैयार हो चुके हैं, लेकिन अब कांग्रेस की सियासी जमीन उत्तर प्रदेश में क्या रहेगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। नमस्कार।